हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला पर। हम अभी जो पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ का नाम है मानव बस्ती, पाठ नंबर 2। और इस मानव बस्ती में हमने जो बात की थी पिछले वीडियोस में, उसमें हमने बात की थी कि बस्तियों का निर्माण किस प्रकार से होता है। मानव बस्ती को हमने ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में बांटा था, उसके बीच के अंतर को हमने पढ़ लिया था। और ग्रामीण बस्तियों के बारे में हमने काफी विस्तार से पढ़ा कि ग्रामीण बस्ती कितने प्रकार की होती है, गुच्छित बस्तियां, आपकी अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां, इस तरीके से हमने बात की थी। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो है नगरीय बस्तियां। हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियां। क्या होती है नगरीय बस्तियां? मैंने आपको थोड़ा सा बताया था उस वक्त भी, जब ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में तुलना की थी तो मैंने बताया था कि सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं ग्रामीण बस्तियों में, जो कि नगरीय बस्तियों में नहीं होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के अंदर मकान बिखरे हुए होते हैं, वहां पर संकुलित होते हैं। ग्रामीण बस्तियां जो होती है वो कच्चे माल का केंद्र होती है, जबकि नगरीय बस्तियां जो होती है वो बाजार होती है, उपभोक्ता मिलती है। बात की थी। लेकिन नगरीय बस्तियों की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी परिभाषा ये बनती है कि यहाँ पर 75% जो जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या है। 75% जो पुरुष जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। अब गैर कृषि कार्य क्या होते हैं, ये आपने बात कर चुके हैं हम। द्वितीय कार्य भी हो सकते हैं। प्राथमिक कार्य तो वहां हो ही गए, द्वितीयक कार्य हो गए, तृतीयक कार्य हो गए, चतुर्थक कार्य हो गए, इनमें ये संलग्न होती है। तो ये जो बस्तियां होती है वो नगरीय बस्तियां कहलाती है। अब नगरीय बस्तियों के अंदर हम इसको नगरीय बस्तियों को कार्यों के आधार पर बांटा हुआ है हमने। जैसे अगर हम बात करें तो हमने, अगर आप बात करेंगे, कई जो नगर होते हैं उनको हम प्रशासनिक नगर भी कहते हैं। जैसे प्रशासनिक नगर। अब प्रशासनिक नगर क्या होते हैं, ये तो नगर की परिभाषा हो गई। प्रशासनिक नगर क्या होते हैं, जैसे जो किसी देश का या किसी राज्य की राजधानी होते हैं वो प्रशासनिक नगर होते हैं। जैसे हम जयपुर की बात करें, कोई शैक्षिक नगर है तो ये इनको कार्यों के आधार पर बांटा हुआ है। शैक्षिक नगर है, जैसे कोटा की बात करें, अब तो जयपुर भी एक शैक्षिक नगर में आता है। तो इस तरीके से एक नगर कई प्रकार की विशेषताओं को रख सकता है। यहां पर हम नगरीय बस्तियों को ग्रामीण बस्तियों से अलग नहीं कर सकते। नगरीय बस्तियां, या यूं माने कि ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। या नगरीय बस्तियां जो होती है वो ग्रामीण बस्तियों पर ही आश्रित होती है, या ग्रामीण बस्तियों से ही अपने कार्यों को संपादित करती है। क्योंकि नगरीय बस्ती को जो भी कच्चा माल मिलता है, कच्चा माल मिलता है, वो कहां से मिलता है? ग्रामीण बस्तियों से मिलता है। आप देखते होंगे कि आपके पास में कोई नगर है तो वहां पर कुछ सब्जियां आ रही है, फल आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है सामान, वो कहां से आ रहा है? नगर से आ रहा है। वो सॉरी, वो कहां से आ रहा है? ग्रामीण बस्तियों से आ रहा है। और उस कच्चे माल को बेचा कहां जा रहा है? नगर के बाजार में बेचा जा रहा है, जहां पर उपभोक्ता मिल जाता है। तो देखिए, आपने पढ़ लिया कि नगरीय बस्तियां क्या होती है। नगरीय बस्तियों में खास बात ये रहती है कि नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों पर आश्रित रहती है, क्योंकि ग्रामीण बस्तियां उनके लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं। अब हम कुछ ये पढ़ते हैं कि नगरीय बस्तियां जो होती हैं, उस नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है? तो भारत के अंदर माना जाए, भारत में माना जाए तो भारत में 1991 की जनगणना के हिसाब से, भारत में 1991 की जनगणना जो की गई थी, उसके अनुसार नगरों का वर्गीकरण किया गया है। नगरों का वर्गीकरण किया गया है। और उस वर्गीकरण में क्या कहा गया है, ये देखिए आप। उसमें कहा गया है कि वह क्षेत्र जहां कोई नगर पालिका हो, कोई नगर पालिका हो, या कोई नगर निगम हो, या कोई छावनी बोर्ड हो, या गैरीसन नगर किसे कहते हैं हम? गैरीसन नगर कहते हैं। गैरीसन नगर हो, या कोई अधिसूचित क्षेत्र हो, कोई अधिसूचित अधिसूचित क्षेत्र हो, उसे हम नगर के अंदर मानेंगे। केवल एक चीज जरूरी नहीं। दूसरा वो क्या कहता है 1991 के अनुसार, ये तो हो, साथ में वहां की जनसंख्या 5,000 या उससे अधिक हो। वहां जनसंख्या क्या हो? 5,000 से अधिक हो। 5,000 हो या 5,000 से अधिक हो। तीसरा वो कहता है कि वहां पर जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो।
और फोर्थ वो कहता है कि 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। यानी जब ये चारों कंडीशन पूरी होगी तो वो नगर कहलाएगा। ये 1991 की जनगणना के अनुसार बताया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सी जनगणना ली गई 1991 के अनुसार, कि वह क्षेत्र जहां नगर पालिका हो, नगर निगम हो, या तो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, या छावनी बोर्ड हो, या कोई अधिसूचित क्षेत्र हो, जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, जनसंख्या घनत्व 400 से होना चाहिए, और जनसंख्या 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ये नगर की परिभाषा दी गई है। लेकिन क्या भारत में नगरों की परिभाषा यहीं से दी गई है? नहीं। अगर नगरों की बात करें तो ये प्राचीन काल से नगर चल रहे हैं। तो हम भारत में नगरों का विकास पढ़ेंगे कि भारत में नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ है। थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा जाना चाहेंगे कि भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ है। तो भारत में नगरों का विकास देखते हैं कि भारत में नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ है। भारत में नगरों का विकास, आप भारत में नगरों का विकास देखेंगे तो इसको हम यूं समझ सकते हैं कि भारत में नगरों का विकास ये प्राचीन काल से ही हो रहा है। अगर हम ये माने कि आधुनिक काल में हम जो नगर देख रहे हैं क्या वही नगर है, नहीं, ऐतिहासिक काल से। ऐतिहासिक काल में हम बात करें, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो वहां पर भी आपको नगर मिले हैं जिनमें आपका नाम आप मोहनजोदड़ो दे सकते हैं और हड़प्पा दे सकते हैं, हड़प्पा के जो नगर है। तो यहां पर भी आपको नगर मिले थे। तो नगर प्राचीन काल से देख रहे हैं। इसके बाद में जब भी हमारे देश पर मुगल या यूरोपीय आक्रमणकारी जो आए हैं, उसके बाद भी नगरों का स्वरूप बदलता रहा है, नगरों का स्वरूप बदलता रहा। तो इस कारण नगर केवल हम ये नहीं कह सकते कि अभी प्राचीन काल में ही, वर्तमान काल में ही नगर की हम मतलब रूपरेखा दे सकते हैं। नगर तो हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल, हम यूं नहीं कह सकते कि नगर हम अभी वर्तमान काल में रह सकते हैं। नगरों का स्वरूप प्राचीन काल से नजर आ रहा है। जबकि प्राचीन काल में अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अंदर, तो वहां पर स्नानागार, नालियां, इतने उत्कृष्ट नगर बने हुए थे जिसके बारे में आज भी अध्ययन किया जाता है। इसी कारण नगरों को हम यहां पर तीन काल में बांट रहे हैं, तीन नगर स्वरूप में बांट रहे हैं। पहला है प्राचीन नगर। पहला कौन सा है? प्राचीन नगर। भारत में नगरों का विकास, प्राचीन जो नगर थे वो धार्मिक व सांस्कृतिक नगरों के रूप में विकसित हुए। धार्मिक, क्योंकि पहले उस वक्त धर्म की एक बोलबाला था, धर्म का महत्व था, तो उस वक्त जो नगर विकसित हुए वो धार्मिक व सांस्कृतिक नगरों के रूप में विकसित हुए, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं जैसे वाराणसी की हम बात कर सकते हैं, हम इलाहाबाद की बात कर सकते हैं जिसको अब नाम अब प्रयागराज है, इलाहाबाद की बात कर सकते हैं। हम पाटली पुत्र की बात कर सकते हैं जिसको अब हम पटना कहते हैं। तो जो पहले जो नगर थे वो धार्मिक व सांस्कृतिक नगरों के रूप में थे। धीरे धीरे जब मैंने बताया कि यूरोपीय आक्रमणकारी आते हैं या फिर मुगल जब आते हैं तो उनकी संस्कृति का प्रभाव हमारे नगरों पर दिखता है, वहां के नगरों के मकानों की संरचना पर दिखता है और बनावट पर दिखता है। और फिर जो नगर, हमारे जो नगर है प्राचीन नगर जो है, उसके बाद आते हैं मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर, और मध्यकालीन जो नगर है वो मुख्यतः जो राजा थे यानी रजवाड़े व राज्यों के मुख्यालय के रूप में विकसित होते हैं। कोई भी राज्य है उसके मुख्यालय या राजधानी कह सकते हैं हम, रजवाड़ों के रूप में व राज्यों के मुख्यालय या राजधानी के रूप में विकसित होते हैं। जैसे दिल्ली की बात कर सकते हैं हम, जैसे हम जयपुर की बात कर सकते हैं, लखनऊ की बात कर सकते हैं, इस तरीके से आगरा की बात कर सकते हैं। इस तरीके से जो नगर विकसित होते हैं, जो रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में विकसित होते हैं, वो मध्यकालीन नगर है। और वर्तमान में जो नगर आ रहे हैं वो तीसरा जो है उसको हम कहेंगे आधुनिक नगर। तीसरे जो है भारत में नगरों के विकास में वो है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर हम यूं कह सकते हैं कि जैसे पहले नगरों के विकास की बात करें, जब यूरोपीय आक्रमणकारी, जैसे हम भारत के नक्शे की बात करें कि जब यूरोपीय आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते हैं, तटीय इलाकों के पास में जो तटीय इलाके हैं वहां पर व्यापारिक नगर बनाते हैं। तो सबसे पहले व्यापारिक नगर बनते हैं।
सबसे पहले व्यापारिक नगर बनते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि अंग्रेज प्लस यूरोपीय जो आते हैं, तो भारत के तटीय प्रदेशों में व्यापारिक नगरों की स्थापना करते हैं। तो जो पहले नगर का स्वरूप आता है वो व्यापारिक नगर के रूप में आता है, जिसमें आप सूरत की बात कर सकते हैं, आप गोवा की बात कर सकते हैं, आप दमन की बात कर सकते हैं। तो ये व्यापारिक नगर है। फिर दूसरे जो नगर का विकास आता है वो आर्थिक केंद्रों के रूप में आता है। आर्थिक केंद्रों के रूप में, जैसे भारत के अंदर आर्थिक केंद्रों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये आर्थिक केंद्रों के रूप में थे। क्योंकि ये आर्थिक पूरे देश की आर्थिक धुरी थी, इसलिए ये नगर विकसित होते हैं और ये आर्थिक केंद्रों के रूप में होते हैं। तीसरा जो है वो है पर्वतीय नगर। पर्वतीय नगर जो अंग्रेजों ने बसाए, वो उस वक्त जो बसाते हैं या तो प्रशासनिक केंद्र के रूप में, या फिर वो आप यूं मान लीजिए ग्रीष्मकालीन विश्राम केंद्र के रूप में। क्योंकि अंग्रेजों को उनका वातावरण शीतकालीन जलवायु थी, तो पर्वतों के रूप में वहां पर इनको अच्छी जलवायु मिल रही थी, तो प्रशासनिक केंद्र के रूप में या ग्रीष्मकालीन विश्राम केंद्रों के रूप में इन्होंने ऐसे नगरों का विकास किया, जिसमें हम शिमला को भी शामिल कर सकते हैं, हम राजस्थान के अंदर माउंट आबू को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये नगर हैं। भारत में नगरों का जो विकास हुआ है बेटा, वो हुआ है प्राचीन नगर के रूप में, धार्मिक सांस्कृतिक के रूप में, मध्यकाल में रजवाड़ों व राज्यों के मुख्यालय के रूप में, और आधुनिक नगर में हुआ है यहां पर व्यापारिक नगर के रूप में, आर्थिक केंद्रों के रूप में और पर्वतीय नगरों के रूप में नगरों का विकास हुआ है। अब देखिए, नगरों का वर्गीकरण समझ लिया हमने। अब जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि भारत में नगर जो है प्राचीन नगर है, मध्यकालीन नगर है और आधुनिक नगर है, और 1991 के जनगणना के आधार पर हमने नगरों का वर्गीकरण किया है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण अब हम करेंगे जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया गया, वो 6 भागों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम और षष्ठम। उससे पहले देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है। भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना है, 31.2% है, 31.8% है। जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.2% है, 68.2%। तो भारत की जनसंख्या इस हिसाब से है। लेकिन अब जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण क्या है, 6 आधार पर। हम शुरुआत करेंगे नीचे से, कि ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या हमने बताया था 1991 के अनुसार जनगणना में नगरों में जनसंख्या होनी चाहिए 5000। तो ऐसे नगर जहां की जनसंख्या कितनी हो, 5000 हो, उनको छठे वर्ग में शामिल किया गया है। फिर हम दूसरा लेते हैं ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या क्या हो, आपके 5000 से लेकर 9999 तक हो, उनको आपने पंचम में शामिल किया है। उसके बाद में जो अगला आएगा, ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10,000 से 19,999 हो, उनको चतुर्थ वर्ग में शामिल किया गया है। फिर हम ऐसे नगर भी लेते हैं जिनकी जनसंख्या 20,000 से लेकर आपके यहां पर आ जाएगा 49,999 हो, उनको तृतीय वर्ग में शामिल किया गया है। फिर अगला लेंगे हम ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 50,000 से लेकर 99,999 हो, उनको द्वितीय वर्ग में शामिल किया गया है। ये सारे वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर है। प्रश्न भी आता है कि जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। और ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से आपकी अधिक हो, इकाई ढाई से अधिक हो। ऐसी जनसंख्या जो आपकी कितनी हो, 1 लाख से अधिक हो, 1 लाख से अधिक हो, ये आपके आते हैं प्रथम वर्ग में। ठीक है। अब यहां पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, ये हैं 468। कितने हैं,
468। यह आपका आंकड़ा आ गया था 2011 की जनगणना में। भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या 31.8% है और ग्रामीण जनसंख्या 68.2% है। और यहां पर जो सबसे ज्यादा जो नगर मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे पंचम वर्ग में, और वो मिलेंगे 5000 से 9,999 के अंदर, और ये मिलेंगे 1749 नगर। कितने हैं? 1749। 468 नगर मिल रहे हैं आपको प्रथम वर्ग में, जो 1 लाख से अधिक है। और यहां पर जो कुल जनसंख्या टोटल है वो 60.45% निवास करती। कुल नगरीय जनसंख्या का 60.45% जनसंख्या कहां निवास करती है? प्रथम वर्ग के नगरों में करती है, जो कितने हैं? 468 है। ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें देखें, भारत का हम सामान्य वर्गीकरण करते हैं। ये तो हमने इसे पढ़ लिया कि जनसंख्या के आधार पर किया, लेकिन सामान्य वर्गीकरण क्या होता है भारत का? अगर हम बात करें भारत में नगरों का सामान्य वर्गीकरण, जो एक सामान्य व्यक्ति भी करे, सामान्य वर्गीकरण में माना गया है कि अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या, ये 1 लाख से अधिक यानी प्रथम वर्ग में ही बात कर रहे हैं हम, 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम नगर कहते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। 1991 के हिसाब से तो जनसंख्या नगरों की एक स्पष्ट परिभाषा दी गई है कि जनसंख्या 5000 हो, जनसंख्या घनत्व 400 हो, वहां पर एक नगर पालिका या कुछ बोर्ड हो, या फिर वहां पर 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में हो। ये जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है कि जनसंख्या हो गई तो ये आपके षष्टम वर्ग हो गए, पंचम वर्ग हो गए, इस आधार पर बांटा गया है। अब 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो होंगे उनको नगर कहा गया है। ऐसे क्षेत्र, ऐसे नगर जहां पर 10 लाख से ऊपर हो गई और 50 लाख तक की जनसंख्या है, यानी 1 लाख से ऊपर आपकी अगर 10 लाख है, आपकी अगर मान लीजिए 9,99,999 है, तो भी वो नगर ही है। लेकिन 10 लाख से अगर आप 50 लाख तक आगे हैं तो वो होंगे महानगर। वो क्या होंगे? महानगर। और अगर 50 लाख से अधिक जनसंख्या है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो वो होंगे मेघानगर। क्या होंगे? मेघानगर। ठीक है, ये याद करना है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या नगर, 10 लाख से 50 लाख महानगर, और 50 लाख से अधिक जनसंख्या मेघानगर। एक बात बताने वाली बात है, चाहे आप नगर की बात करें, चाहे महानगर की बात करें, चाहे मेघानगर की बात करें, ये सब प्रथम वर्ग के 468 शहरों के अंदर शामिल है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर ही तो आ रहे हैं। तो 468 जो हमारे नगर थे, उसी में ही क्या है? आपके महानगर हैं, और उसी में क्या है? आपके मेघानगर है। और याद रखें, महानगर 53 है। यह प्रश्न आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या या महानगरों की जनसंख्या कितनी है? 53 है। जबकि मेगानगर कितने हैं? 6 है। मेगानगर कितने हैं? 6 है। अब मेगानगर के नाम अगर आप बात करें तो आपके दिल्ली है मेगानगर में। मेघानगर में कौन है? दिल्ली है, आपके मुंबई है, आपके चेन्नई है, आपके कोलकाता है, आपके बेंगलोर है, और जो अभी शामिल हुआ है वो है हैदराबाद है। वो आपके हैदराबाद, ये आपके मेघानगर अच्छे हैं। लेकिन जब 53 और 6 सब किस में शामिल है? 468 में, क्योंकि 1 लाख से ऊपर वहां पर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहीं पर ही हमने एक बात और समझी थी, इसमें दे रखा है आपके कि जो विशाल नगर जो होते हैं, आप ये समझ गए होंगे, जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग के 6 वर्ग हो गए। हम यहां की बात कर रहे हैं 468, जिसमें 60.45% जनसंख्या निवास करती नगरों की, उसमें 53 महानगर है और 6 मेगानगर है। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें हम बात करें कि यहां पर जो विशाल जो आपके नगर हैं, ये विशाल महानगर हैं, इनको एक विद्वान है, एक भूगोलवेत्ता हुए हैं, जिनका नाम है जीन गॉटमैन। क्या नाम है? जीन गॉटमैन। इन्होंने इन विशाल नगरों को या विशाल महानगरों के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया है, जिसका नाम है मेघालोपोलिस। मेघालोपोलिस, जिसका मतलब होता है विश्व नगरी। क्या मतलब होता है? विश्व नगरी या फिर वृहत नगरी।
ठीक है, तो ये शब्द आता है आपके पास, क्वेश्चन आता है कि मेगालोपोलिस किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये विशाल महानगरों के लिए प्रयोग किया गया है। किसने प्रयोग किया गया है? जीन गोटमैन ने किया गया है, 1967 के अंदर किया गया है, जीन गोटमैन ने किया है। और इस मेगालोपोलिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विश्व नगरी, वृहत नगरी, ये होता है। और अगर हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक, इसी संदर्भ में बात करें कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो इसी हिसाब से महानगर कौन सा माना गया है, तो वो है आपका टोक्यो। कौन सा है? अभी टोक्यो है, जो कहां पर है? जापान में। वो कहां पर है? जापान में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर। और अगर इसी श्रेणी में बात करें, इसी लिस्ट में बात करें जहां टोक्यो पहले नंबर पर है, उसी श्रेणी में बात करें तो फिर बाद में आपका आता है दिल्ली। कौन सा आता है? मुंबई, सॉरी, फिर आता है आपका मुंबई, फिर आता है आपका दिल्ली, और फिर आपका आता है कोलकाता। ये भी अब विशाल महानगरों में शामिल हो गए हैं, विश्व की जनसंख्या के आधार पर विशाल महानगरों में शामिल हो गए हैं। तो जीन गोटमैन का नाम ध्यान रखना है। विशाल महानगरों के लिए उन्होंने मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया, इसको विश्व नगरी या फिर वृहत नगरी कहते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे नगरों का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। जो भी अभी हमने नगरों का वर्गीकरण पढ़ा वो हमने जनसंख्या के आधार पर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कार्यों के आधार पर। तो पहला है प्रशासकीय नगर। तो ये नगर कौन से होते हैं? जो किसी राज्य की क्या होती है? राजधानी होते हैं, उन्हें हम प्रशासकीय नगर कहते हैं। जहां पर राज्य की राजधानी होती है, राज्य के सभी जो प्रशासनिक केंद्र होते हैं, जो कार्य होते हैं, विधानसभा होती है, वो सब यहां पर केंद्रित होती है। जिसमें हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम दिल्ली की बात करें, यहाँ पर दिल्ली आ सकता है। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जयपुर की बात कर सकते हैं, चंडीगढ़ की बात कर सकते हैं। ये सब क्या है? प्रशासकीय नगर है। अब अंतिम अब अगला आता है हमारा औद्योगिक नगर। देखिए, औद्योगिक नगर वो नगर होते हैं जिनका विकास उद्योगों के कारण हुआ है। जैसे हम छोटा नागपुर पठार की बात करें, वहां पर कोई विकास नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर जब उद्योग यानी खनिज निकले तो उद्योगों के विकास के कारण वहां पर आसपास की अर्थव्यवस्था विकसित हो गई। तो ये औद्योगिक नगर उद्योगों के कारण होते हैं। और ऐसे नगरों की बात करें हम, तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे जमशेदपुर। हम किसकी बात करेंगे? जमशेदपुर की। फिर हम बात कर सकते हैं मुंबई की, बात कर सकते हैं हम भिलाई की बात कर सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई की बात कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर है। हम इसके साथ में कोयम्बटूर की बात कर सकते हैं, कोयम्बटूर की बात कर सकते हैं, तमिलनाडु के अंदर है जो। हम इसके अलावा आपके दुर्गापुर की बात कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल। हम सेलम की बात कर सकते हैं, हम जोधपुर की बात कर सकते हैं। तो ये कार्यों के आधार पर प्रशासकीय नगर वो नगर होते हैं जो राज्यों की राजधानी होती है, या किसी देश की राजधानी होती है, जहां पर उस देश के सभी जो प्रशासकीय क्रियाकलाप वहां पर होते हैं। औद्योगिक नगर उद्योगों से संबंधित होते हैं। परिवहन नगर या पतन नगर, देखो परिवहन नगर पतन नगर क्या होते हैं? यहाँ पर सामानों का आयात निर्यात क्या आता है? यहाँ पर सामान या वस्तुओं का क्या करते हैं? आयात व निर्यात करते हैं, आयात व निर्यात करते हैं। तो इसके अंदर हम जैसे शामिल कर सकते हैं कांडला, आपके गुजरात में है, कोच्चि। उदाहरण मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कांडला किस प्रकार का नगर है, तो ये परिवहन नगर है, पतन नगर है। आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो ये सब क्या है? परिवहन नगर है। फिर एक आता है वाणिज्यिक नगर। देखिए, वाणिज्यिक नगर जो होते हैं ये व्यापार प्लस वाणिज्य, इसकी विशिष्टता लिए होते हैं। ये काम यहां पर किए जाते हैं, व्यापार और वाणिज्य के काम यहां पर किए जाते हैं। ये आप समझ रहे हैं पहले भी। व्यापार और वाणिज्य क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि व्यापार में हम वस्तुएं खरीदते बेचते हैं, और जो उन क्रियाओं को संपादित किया जाता है वो वाणिज्य के अंतर्गत आता है। इसके अंदर हम बात कर सकते हैं, जैसे कलकत्ता ले सकते हैं हम, कलकत्ता और मुंबई, कलकत्ता और मुंबई। खनन नगर क्या होते हैं? खनन नगर वो नगर होते हैं जो किसी खनिज या खनन के कार्य के द्वारा वहां पर विकसित हुए हैं, वहां आसपास की अर्थव्यवस्था विकसित हुई है। जैसे हम बात करें कोयले के कारण बात करते हैं हम। झारखंड में बात करें, जैसे बोकारो, हम झारखंड में बात करें तो बोकारो है। झारखंड एक पिछड़ा इलाका था, लेकिन बोकारो और झरिया ये झारखंड में, जिसके कारण वहां पर अब एक अर्थव्यवस्था विकसित हुई है। हम रानीगंज की बात करें तो वेस्ट बंगाल में है। हम यहां पर तलचर की बात करें
तो वो उड़ीसा में है। हम यहाँ पर कोरबा की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ में है। वो क्या है? छत्तीसगढ़ में। तो ये खनन नगर है। इनके कारण, इन खनिजों के कारण यहां पर एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है, लेकिन उससे पहले यहां पर कोई विकास नहीं था। हम पेट्रोलियम की बात करें तो इसके हिसाब से हम डिगबोई और नहर कटिया का नाम ले सकते हैं, जो कहां पर है? असम में। तो ये खनन नगर हो गए। छावनी और गैरिसन नगर क्या होते हैं? ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे क्षेत्रों के अंदर हम एक सैनिक छावनी का विकास कर लेते हैं। ये अंग्रेजों के टाइम थे जिन्होंने खुद की सुरक्षा के लिए ऐसी छावनियां बनाई थी। तो सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक छावनी का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं जैसे अंबाला, महू, नसीराबाद। ये सब क्या है? ये सब क्या है? छावनी गैरिसन नगर है। महू जैसे मध्य प्रदेश में है, नसीराबाद अपने अजमेर में है। तो ये आपके छावनी गैरिसन नगर है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर जो मैंने आपको बताया था, जो प्राचीन काल में जो नगर विकसित हुए थे वो इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पर धार्मिक सांस्कृतिक नगर में जैसे वाराणसी आप ले सकते हैं। वाराणसी के साथ में आप जैसे हम मक्का की बात कर सकते हैं, हम यरूशलेम की बात कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो विश्व स्तर पर हो गया, वाराणसी हो गया। वाराणसी के साथ में हरिद्वार है। ठीक है, ये सब क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है। शैक्षिक नगर क्या होते हैं? जो शिक्षा का केंद्र होते हैं, जैसे कोटा जो भारत के स्तर पर शिक्षा के रूप में विकसित है। अलीगढ़ है। अलीगढ़ कहां पर? यूपी में है। रुड़की है। रुड़की है, ये भी क्या है? हरियाणा में है, जो एक शैक्षिक नगर के रूप में आता है। अंत में आता है पर्यटन नगर। तो पर्यटन नगर जो पर्यटन की दृष्टि से विकसित है, जैसे शिमला, माउंट आबू, ठीक है, नैनीताल। ये सब क्या है? आपके पर्यटन नगर है। तो नगरों का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण के अंदर हम इन 8 या 9 भागों को ले सकते हैं। पहला है प्रशासकीय नगर, फिर औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्य नगर, खनन नगर, छावनी नगर, धार्मिक सांस्कृतिक नगर, शैक्षिक नगर, पर्यटन नगर। क्वेश्चन कैसे आते हैं समझिए आप। क्वेश्चन ये आता है कि अंबाला किस प्रकार का नगर है, कांडला किस प्रकार का नगर है, परिवहन नगर है, अंबाला छावनी नगर है, कोटा किस प्रकार नगर है, शैक्षिक नगर है, शिमला या माउंट आबू किस प्रकार का नगर है, पर्यटन नगर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब जो अंतिम टॉपिक बचता है इसके अंदर, 2 टॉपिक और बचते हैं। एक तो बच्चा स्मार्ट सिटी मिशन और एक बचेगा आपका सन नगर। सन नगर किससे कहते हैं? देखिए पहले हम सन नगर की बात कर लेते हैं कि सन नगर किससे कहते हैं। देखिए सन नगर जो शब्द था या एक अवधारणा थी, इसके बारे में बताया था पैट्रिक गिडीज ने, सन नगर। और यह अवधारणा दी थी 1915 में पैट्रिक गेडीज ने। उन्होंने क्या कहा कि जब एक नगर और एक दूसरा नगर और है, एक नगर अपना विकास इस प्रकार से करता है या 2 नगर अपना विकास इस प्रकार से करता है, मान लीजिए कि जिससे वो दूसरे नगर, एक या दूसरा नगर आपस में मिलता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करें दिल्ली की बात करें, और एक हरियाणा की सिटी है, ये तो दिल्ली है, और हरियाणा की सिटी उसका नाम है गुरुग्राम। जब 2 नगर अपना विकास इस प्रकार से करते हैं, 2 क्षेत्र अपना विकास इस प्रकार से करते हैं कि वो आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं, उनके बीच में हम भेद नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सन नगर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सन नगर कैसे कहते हैं। जैसे दिल्ली गुरुग्राम और दिल्ली नोएडा। दिल्ली नोएडा, आप नोएडा कहाँ? नोएडा हरियाणा का है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा का है। लेकिन जब 2 नगर अपना आर्थिक विकास इस प्रकार से करते हैं, अपना आसपास का विकास इस प्रकार से करते हैं, को आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं, उनका विकास आपस में मिला हुआ दिखाई देता है, तो उन्हें हम सन नगर कहते हैं। यह अवधारणा पैट्रिक गिडीज ने दी थी, 1915 में दी थी, जिसको हम दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली नोएडा, इन उदाहरणों से, दिल्ली फरीदाबाद, इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गुरुग्राम हरियाणा का है, नोएडा हरियाणा का, लेकिन लगता ऐसा है कि वो दिल्ली का ही है। तो ये मेन टॉपिक है सन नगर किससे कहते हैं। परिभाषा आपको याद हो गई कि जब एक नगर या 2 नगर अपना विकास इस प्रकार से करते हैं कि वो आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जयपुर अपना विकास ऐसे कर रहा है कि आसपास का, जैसे किशनगढ़ है मान लीजिए,
वो अजमेर का पार्ट है, लेकिन वो ऐसा लगता है मिला हुआ दिखाई देता है, तो अपन अजमेर किशनगढ़ कह देते हैं, जयपुर किशनगढ़ कह देते हैं। तो इस तरीके से ही जयपुर में अपना विस्तार कर रहा है, तो ये भी धीरे धीरे सन्नगर बन जाएगा। अब हम जो अंतिम टॉपिक है वो पढ़ते हैं इसमें, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन, देखिए स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो एक ऐसी योजना है जिसमें देश के 100 शहरों को इस प्रकार से विकसित करना है, मॉडल क्षेत्रों के रूप में विकसित करना है, जिससे वो देश के दूसरे नगरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करें। तो यहां पर 100 शहरों को मॉडल शहरों के रूप में विकसित करना है, 100 शहरों को मॉडल शहरों के रूप में विकसित करने का एक मिशन है, जो कब लागू हुआ था? ये 2015 में लागू हुआ था, जून 2015 में ये लागू हुआ था। ये 100 मॉडल शहरों के रूप में विकसित करने का मिशन है, जो 25 जून 2015 में लागू किया गया था, प्रधानमंत्री PM श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू किया गया था। ये 100 मॉडल शहरों को इस प्रकार से विकसित करने का एक शहरी विकास कार्यक्रम है, जो अन्य क्षेत्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करे। एक ये शहरी विकास कार्यक्रम आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन एक शहरी विकास कार्यक्रम है, जिसमें 100 मॉडल शहरों को विकसित करने का एक मिशन तैयार किया गया था, जो 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कार्य योजना है। इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर यह कहा गया है कि इन शहरों के अंदर आधारभूत सुविधाएं विकसित हो, उनके साथ साथ वहां पर शिक्षा भी होगी, स्वास्थ्य भी होगा, और सबसे बड़ी चीज है वहां पर स्वच्छता होगी, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल होगा। ये उन पर कहा गया है कि ऐसे शहर विकसित करने हैं, ऐसे 100 मॉडल शहर विकसित करने हैं जहां पर आधारभूत सुविधा विकसित की जाए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वच्छता के रूप में बहुत आगे हो, स्वच्छ पेयजल वहां पर उपलब्ध हो। और ये कहा गया है कि ये 100 मॉडल शहर जो हैं वो अन्य भारत के शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करेंगे। लाइट हाउस का मतलब हो सकता है हम कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। और राजस्थान में इस 100 शहरों में से 4 शहर चुने गए हैं, 4 शहर, और वो 4 शहर हैं, आप यूं याद करते शॉर्ट ट्रिक से, काजू का मतलब है कोटा, K फॉर कोटा, A फॉर अजमेर, J फॉर जयपुर और U फॉर उदयपुर। ये 4 शहर हैं, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। तो स्मार्ट सिटी मिशन एक शहरी विकास कार्यक्रम है, जो 100 मॉडल शहरों को विकसित करने की योजना है, 25 जून 2015 की योजना है। इसमें यहाँ पर आधारभूत सुविधा विकसित करनी है, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा विकसित करनी है, और साथ में ही स्वच्छता मेन पॉइंट है यहाँ पर। और इनको इस तरीके से विकसित करना है कि अन्य शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। और 4 शहर राजस्थान के हैं, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। तो ये आपका नगरीय बस्तियां और अपने ग्रामीण बस्तियां पढ़ी, और मुख्य रूप से आज नगरीय बस्तियां पढ़ी, और जो मानव बस्ती आपने पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप दोबारा रिपीट करके इसको देख सकते हैं और यूं ही पढ़ते रहिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को साथ में ही आप इसके टेस्ट भी आप दे सकते हैं, पहले डाला हुआ है, जो आप ज्योग्राफी पाठशाला ऐप पर दे सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।